हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोग अपना एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया जाए और वो आपके सामने सॉल्व किया जाए। आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं, आप लोग अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी भी प्रिपरेशन होगी, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे और आपका भी पोटेंशियल पता चलेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। बात समझ में आ रही है? तो आपको एलएचएस इजियर फॉर्म दिख रहा होगा क्योंकि एलएचएस में कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो एलएचएस लेते हैं। सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया। यहाँ पर इस तरह से लिखने का भी तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है, क्योंकि जस्ट कल आपका एग्जाम है, इसलिए ये वीडियो आज मैं लेकर आ रहा हूँ। बाकी इस चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको सारे चैप्टर्स पता चल जाएंगे, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एलएचएस आपने लिख लिया। एलएचएस में दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एलएचएस में जो एक्सप्रेशन है वो रूट में है, बट आरएचएस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन रूट में नहीं है। तो किसी तरह से आपको एलएचएस में जो एक्सप्रेशन है उसका रूट हटाना पड़ेगा, है ना। और रूट कैसे हटता है? स्क्वायर से, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो स्क्वायर लाने के लिए हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, जस्ट आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे नीचे दिया हुआ एक्सप्रेशन है, ये माइनस साइन के साथ है तो हम प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ न्यूमरेटर में किया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है आपको? अब यहाँ पर ये ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा, नहीं तो फिर नंबर कट सकते हैं। अंडर रूट अपने लिखा। अब ऊपर देख रहे हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है एक्सप्रेशन, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको खोलना नहीं है, खोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट काटना है ना आपको। आपका पर्पस क्या है? स्क्वायर रूट काटना। तो खोल दोगे तो फिर कैसे कटेगा? तो खोलना नहीं है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो उसी आइडेंटिटी की मदद से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमने लिख दिया और सबका होल स्क्वायर लिख दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सबका हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है कि होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो वहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन ए। तो देखिए बहुत आसानी से आपने आरएचएस ला दिया और ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आता है आपको? ऐसे ही आपको लिखना है, इसी प्रॉपर मैनर में लिखना है, तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और कुछ भी आप लिखते हो, कुछ भी स्टेप मिस करते हो तो आपका एक आध नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सबसे पहली बात आती है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। नाम से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम नाम ही आ रहा है पैरेलल। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो कि जिस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होने लगे तो उसे हम रोम्बस कहने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड लेंथ इक्वल हो। समझ में आ रहा है? तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे? रोम्बस। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम ही है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, बट इसमें जो साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की वो इक्वल भी हैं, तो इसको हम रोम्बस बोलने लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का क्या मतलब होता है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स सर्कल को टच करें, वैसे पैरेललोग्राम को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइबिंग का मतलब क्या होगा? उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करने लगे। इंस्क्राइबिंग नहीं दिया बट मैंने बता दिया ताकि
फर्दर कभी क्लासेस में भी आपको याद रहेगा ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। हमने लिखा प्रूफ, और डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, एंड हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब कहने का कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स सर्कल को टच करते हुए जाएगी, ऐसे कुछ। ठीक है, ये आपने बना लिया, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, आप समझ सकते हो। तो ये अपने पास पैरेललोग्राम आ गया है। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी चारों साइड्स सर्कल को टच कर रही है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको नाम दे दीजिए PQRS। ठीक है, जनरली हम ऐसे ही नाम देते हैं PQRS, ये हमने नाम दे दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, वो बात तो ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उसमें क्या आपको समझना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑफ दीज आर ऑपोजिट साइड्स, है ना, और DA इज इक्वल टू CB या BC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इट इज गिवन, जैसे ही उसने बोला पैरेललोग्राम, तो ये चीज आपको लेट कर लेनी है, ये चीज हो जाएगी, उसमें गिवन हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो सिर्फ एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी आपने इक्वल दिखा दिया, तो उसमें चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल में है, आपने इसके इक्वल में इसको दिखा दिया, तो इसके इक्वल में ये था, तो चारों आपस में इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान बात है। ठीक है, तो हमको एडजेसेंट साइड जैसे AB इज इक्वल टू AD दिखाना है किसी तरह। ये हम कैसे ला सकते हैं, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था NCERT में, जिसमें आपने लिखा था ऑपोजिट साइड्स का सम, कोई साइक्लिक कोई क्वाड्रिलेटरल था सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसकी ऑपोजिट साइड्स का जो सम था वो इक्वल था, है ना। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये था। किसी तरह से अगर आप ये ला दो तो इवन वो प्रूव हो जाएगा इजीली। जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू, आपका मोटो क्या, AB इज इक्वल टू AD प्रूव करना, ये प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो CD के इक्वल में तो AB होता है, AB लिख सकते हो, और BC के इक्वल में AD होता है, AD लिख सकते हो, तो ट्वाइस ऑफ AD विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, तो 2 से 2 कट जाएगा, AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा, एंड फर्दर चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ अपने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है किसी तरह AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये हमको लाना है किसी तरह से। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि AB आए फिर CD आए LHS में, तो AB कैसे मिल सकता है, AP प्लस BP से। समझ में आ रही है बात, AP प्लस BP से हमें क्या मिल सकता है, AB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू, AP किसके इक्वल में, BP के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, तो लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल बी इक्वल, है ना, तो AP विल बी इक्वल टू AS, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा हम बनाएंगे, हमको ध्यान रखना है कि AP में अगर BP जुड़ेगा तभी AB आएगा, तो LHS में हमें ऐसे ही टर्म्स रखने हैं। तो BP इज इक्वल टू हम लिख देंगे BQ बिकॉज ऑफ B is also an external point and these are the tangents drawn from this external point, है ना। समझ में आता है, BP is equal to BQ, तो ये सेकंड इक्वेशन बोला। जब ऐड करोगे तो AP प्लस BP आएगा, मतलब AB आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए CR, हमको ऑपोजिट साइड भी चाहिए, AB प्लस CD चाहिए ना, तो CR विल बी इक्वल टू CQ, है ना, तो थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ में क्या लिखेंगे, DR, हमें DR क्यों चाहिए, क्योंकि CR DR ऐड होगा तभी तो CD आएगा, तो DR इज इक्वल टू DS, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो चारों को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, ये मिल गया, इज इक्वल टू AS प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, AS के साथ DS ले लेते हैं, S कॉमन है, ऐसा समझ लो, DS प्लस BQ प्लस CQ, ये हमने लिख दिया जल्दी से। थोड़ा सा जल्दी आप समझिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन पता चले। ठीक है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP क्या हो गया, AB, और यहाँ पर हो जाएगा CD। अब देखिए AS प्लस DS, वो तो आपको LHS आपने पहले ही सेट कर रखा था, वो तो आएगा ही आएगा,
RHS में देखिए AS DS क्या होगा ऐड होकर, AS प्लस DS, AD आ जाएगा कि नहीं, तो ये AD आ गया, प्लस में BQ प्लस CQ क्या आ जाएगा, BC, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पे लिख दो सकते हो गिवन। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, रीजन में ये लिख सकते हो ना, लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ABCD हमने यहाँ पर लिख दिया, ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है, इसलिए इक्वल होंगे। तो हमने CD की जगह AB लिख देना है, तो AB प्लस AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB, और यहाँ पर BC की जगह पर AD लिख देना, तो ट्वाइस ऑफ AD, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा। जो हमारा एम था वो यहाँ पर फुलफिल हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब AB इज इक्वल टू AD आ गया, मतलब कहने का कि एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया है, तो अब चारों साइड्स इक्वल लिख सकते हो। देयरफॉर लिखोगे AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, अब साइक्लिक ऑर्डर में लिखना, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना, AD हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। हेंस जब चारों साइड्स इक्वल हो गई किसी पैरेललोग्राम की, तो हम इसे क्या बोलने लगे, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हो गया अब, ठीक है, प्रूव्ड लिख देना है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट पढ़ना है, जैसे ही आपको उसके कुछ भी मीनिंग समझ में आए तो आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, जैसे ही वो ड्रॉ हो जाए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, उससे कुछ समझ में आए तो उसको ड्रॉ करो, बस तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं होता इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, फ्रॉम वेयर, मतलब कोई पॉइंट होना चाहिए ना जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी टावर का टॉप, तो हम यहाँ पर टावर लिख देते हैं जिससे क्लैरिटी रहे कि ये टावर है, ठीक है ना, ऑफ अ टॉप, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज आवर 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंड इसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है। और वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है ना, 60 डिग्री, ये नहीं कि पूरा बना दो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है, तो ये बन गया 60 डिग्री, ये हो गया टावर। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर लिखते हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन आपको समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन जब दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब क्या होता है कि दैट पॉइंट इज बिलोवर द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कहने का कि आप यहाँ से देख रहे हो तो नीचे की तरफ आपको देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, आप नीचे की तरफ देख रहे हो। डिप्रेशन में बेसिकली लोग नीचे देखने लगते हैं ना, तो एक रेफरेंस है, आप समझ सकते हो उससे, डिप्रेशन में आदमी होता है तो नीचे देखता है ना, तो ऐसे ही बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो पॉइंट नीचे होना चाहिए, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके नीचे होना चाहिए, ऐसे समझ रहे हो, नीचे देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, तो ऊपर कैसे देखेगा, जब टावर की हाइट ज़्यादा होगी बिल्डिंग की हाइट से, है ना, तुम्हारी हाइट से जब कुछ ऊंची होती है तभी तो आप नजरें ऊंची करते हो अपनी, तो उसी तरह से समझ सकते हो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा था टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, मतलब हाइट ऑफ द टावर मस्ट बी ग्रेटर देन द बिल्डिंग, तो दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। ऐसा लिखने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको क्लैरिटी रहेगा, बस एग्जामिनर भी नंबर नहीं काटता है, ठीक है ना। ऐसे तो हाइट ऑफ द टावर h लेट कर लो, और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग x लेट कर लो, ठीक है। यहां पर भी केस है कि आपको दो ही वेरिएबल लेट करना है, क्योंकि दो एंगल दिया था 60 डिग्री 45 डिग्री, दो एंगल दिया था तो दो ही वेरिएबल्स लेट करने, h और x लेट कर लिया, अब नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। अब लेट करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको कैसे सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पता चलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है, जब आप tan 60 लगाओगे तो ये तो इस ट्रायंगल में बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में मैं यहाँ पर डबल कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा, 60 डिग्री तो इस ट्रायंगल में बन रहा है ना,
तो जब 60 डिग्री लिखोगे तो परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर फॉर दैट एंगल, है ना। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड। तो इसकी लेंथ तो पता ही नहीं है, इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। वाई लेट नहीं कर सकते क्योंकि 2 वेरिएबल लेट कर चुके हैं, तो इन्हीं वेरिएबल के टर्म्स में आना चाहिए, है ना। तो इन्हीं वेरिएबल के टर्म्स में कैसे आएगा, आपको जैसे ये दिख रहा है कि ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देता हूँ ABCDE, ठीक है। तो ये जो ABCE है ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो 7 मीटर ये, तो 7 मीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना 7 मीटर है सिर्फ इतना, ठीक है। तो पूरे h में से 7 हटा तो कितना आ गया, h-7। ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो ये बच गई। आपके पास 10 मीटर लंबी रस्सी थी, 2 मीटर काट दिया तो कितनी बची, 10-2, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, h था 7 कट गया तो h-7 ऊपर वाला बचा, ठीक है। ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है किसी रेक्टेंगल की, वही रेक्टेंगल है, ठीक है। क्यों है ये सब के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगी वीडियो, बस ये समझ लो कि ये रेक्टेंगल है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमने लेट किया है, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, एंड यहां पर मीटर्स लिखेंगे बिकॉज ऑफ ये जो बिल्डिंग की हाइट थी वो मीटर्स में दी हुई थी, ठीक है। तो हमने मीटर्स में लिख दिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज x मीटर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, आप उसी के नीचे लिखते चले जाना, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना सॉल्यूशन, इसके नीचे आप लिखते चले जाना। पेपर में ऐसे ही लिखना है आपको जैसा मैं बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल EDC, EDC में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, तो वो कौन सी है, CD। तो h-7 लिख देंगे। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना tan, तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं। बेस क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख दिया। यहाँ इसकी वैल्यू होती है √3, आपको याद रखना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो √3x इक्वल टू h-7। आपको h चाहिए ना, हाइट चाहिए, तो ये हो जाएगी √3x + 7, ठीक है। यानी हम आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड यू विल गेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया इतनी बात। अब हम अगेन दूसरे ट्रायंगल में देख रहे हैं ABE, ABE में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। ABE में हम देखेंगे, ABE जैसे ही देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, tan 45 डिग्री जब लिखेंगे तो व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, मतलब 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 7/x हो जाएगा, बेस x है ना, देख पा रहे होगे आप, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो x इक्वल टू 7 आ गया। देन पुटिंग x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो, पुटिंग x भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा सा, 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है, ये 1 इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3 + 7। हमने x की जगह 7 लिखा तो 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लेना, तो जगह √3 + 1। डेसिमल में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मीटर लिख के आंसर लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। आप इधर आंसर लिखना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिखा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, 7 इन ब्रैकेट √3 + 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसे तुरंत एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दैट स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, ठीक है ना। वो रुकते होंगे ना स्टेशन पे, तो उसको टाइम को नेग्लेक्ट करते हुए, मतलब नहीं रुक रहे, ऐसा बेसिकली मान रहे हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी भी करना पड़े आपको, अभी करना पड़े बोर्ड एग्जाम में या इन फ्यूचर आप 12th में जाओ या ग्रेजुएशन में जाओ, कभी भी ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम मिले तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको।
मतलब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें 2 अननोन क्वांटिटी दी है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 अननोन क्वांटिटी दी है, जैसे पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड एंड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड दोनों ही नहीं पता है ना, तो 2 अननोन क्वांटिटी है, बट एक इंडिपेंडेंट होती है एक डिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास तुम्हारे पास इतने पैसे हैं उसका दुगना है, आई हैव ट्वाइस द मनी यू हैव, है ना, तो कहने का मतलब माई मनी इज डिपेंडिंग ऑन योर मनी। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से इसमें भी बोला जा रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ठीक है, मोर है मतलब ज्यादा है कहने का मतलब, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, समझ में आ रहा है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट है हमेशा उससे सपोज करोगे, इंडिपेंडेंट कौन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, एवरेज स्पीड वो नहीं डिपेंड कर रही है, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड डिपेंड कर रही है पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड पे, समझ में आ रहा है ना। तो पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है दैट इज इंडिपेंडेंट, उसी को एक्सलेट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आएगी। देन द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी, कितनी हो जाएगी बोलो, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब बात समझने वाली है, आपको एक फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ाया गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या बनता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ में आती है बात। तो कहा जा रहा है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन तेज चल रही पैसेंजर ट्रेन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय कम लगी, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर कवर करनी है तो पैसेंजर ट्रेन से तो कम समय लेगा एक्सप्रेस ट्रेन, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज ग्रेटर देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है चलेगा। 132 किलोमीटर की डिस्टेंस चलना है ना, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से, हमने माना है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये समय ज़्यादा ले रही है, कितना ज़्यादा ले रही है, 1 घंटा ले रही है, ठीक है, बस यहाँ पर लिख दिया 1, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गई बात। मतलब ये समय किसका है, पैसेंजर ट्रेन का, वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो धीमे चल रही है ना, तुम धीमे चलते हो तो अपने घर में देर में पहुँचोगे, तेज चलोगे जल्दी पहुँचोगे, है ना, आपको जल्दी पहुँचना होता है कहीं पर तो तेज तेज चलते हो ना। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, और मैथमेटिकली भी इसको समझ सकते हैं कि 132 के अपॉन में x लिखा हुआ है, ये टाइम है पैसेंजर ट्रेन का टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक नंबर जो दिया हुआ है, छोटा नंबर है, दिस इज लार्जर नंबर, x प्लस 11 इज ग्रेटर देन द x, है ना, 11 जुड़ जा रहा है तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो बड़े नंबर अगर डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिस वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज लेसर देन दिस, है ना। तो ये इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो, आने का चांस है, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, फिर क्या लिखोगे आप, ये x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेते हो ना आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर x कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा सिर्फ, है ना। तो 11 अपॉन x एंड इन ब्रैकेट x प्लस 11, ठीक है, और ये 132 मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1। अब कुछ करने के लिए नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, ठीक है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेसिक कैलकुलेशन है वो आप सब कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1652 आए, तो ये नंबर बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन आपको तुरंत समझ में तो आएगा नहीं कि ऐसे कौन से दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करें 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1652 आए, है ना।
तो इसके लिए आपको एक ट्रिक पता चलनी चाहिए। ऐसे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लो। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। ठीक है, जल्दी से आप इसको कर लोगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखो गलत हो रहा है क्या, ये गलत हुआ है क्या, ये 14 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, ये 14 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई गलत हो गया, थोड़ा सा जल्दी लिखने के चक्कर में। ठीक है ना, इसको अवॉइड करना। ये इतना आ गया। अब इसको हम निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। अब ये आ गया 3 से डिविजिबल है, तो 3 से हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। क्या आएगा 11, 11 जार 11, तो ये आ गया। ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 11। आप किन्हीं भी दो नंबर्स को सेलेक्ट करो और उनका मल्टीप्लिकेशन तो आपको हमेशा मिलेगा ना यही, क्योंकि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको दो नंबर पकड़ो जिनको सब्ट्रैक्ट करें और 11 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है 11 3 जार 33, ये हो गया 33, और 11 2 जार 22, 2 जार 44। तो 44 और 33 में सब्ट्रैक्शन, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 11, और मल्टीप्लाई ऑब्वियसली देगा ये 1452 है ना, 1452 जरूर देगा ये। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, और माइनस में 1452 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है ना, ये दे दिया आपके सामने, समझ में आती है ना इतनी बात। ठीक है, ये आ गया सामने। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे x कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस 44। ठीक है, माइनस 33 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 44, ये आना ही होगा क्योंकि आपने सारी चीज़ें सही की है। ठीक है ना, इक्वल टू में तो 0 बचा था ना। ठीक है, ये आ गया x प्लस 44, और यहाँ पर x माइनस 33। यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इनटू में ये 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 33, तो पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं, तो 33 वाली हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस x क्या लेट किया था, एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की ना, हेंस दी एवरेज स्पीड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना इज 33 किलोमीटर पर आवर, है ना। और हमको दोनों ट्रेन की स्पीड पता करनी थी, एवरेज स्पीड पता करनी थी, एंड दी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर। आप रेस्पेक्टिवली करके भी लिख सकते हो, आप जैसे समझ में आए। तो यहाँ पे आंसर लिख देना, बस ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। इतने स्टेप्स में अगर कुछ भी कट हुआ तो मे बी 1-2 मार्क कट सकता है आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लेट टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। मतलब एक प्लेइंग टॉप है जिसको हिंदी में लट्टू कहते हैं, जिसपे कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, ही wanted to color it with his crayons। ठीक है, वो अपने crayons से इसको कलर करना चाहता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। लट्टू किस शेप का ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, प्लेइंग टॉप किस शेप का है वो जानना जरूरी है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, जो प्लेइंग टॉप है, द टॉप इज मतलब क्या बताया जा रहा है, प्लेइंग टॉप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, टॉप लिखा है ना, बट यहाँ पर आपको समझना है द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि एक कोन है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, सरमाउंट किया गया है। ठीक है ना, फिर क्या लिखा हुआ है, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंटायर टॉप की बात कर रहा है, मतलब कि प्लेइंग टॉप की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए बनाया भी है। फिर क्या बोल रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर।
तो कितने एरिया पे कलर करना पड़ेगा उसको। जब आप इसको शेप को लेके देखोगे तो उसकी सरफेस पे ही तो कलर करेगा, है ना, सरफेस पे ही तो कलर करेगा, सरफेस एरिया पे ही तो कलर करेगा। तो यहाँ पर आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि इसकी सरफेस डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, है ना। आपको कौन कौन सी सरफेसेस दिखेगी, कोन की कर्व सरफेस दिखेगी और हेमिस्फीयर की भी कर्व सरफेस ही दिखेगी, क्योंकि जो बेस है कोन का वो तो कवर कर लिया ना, हेमिस्फीयर के बेस से कवर हो जाएगा ना, वो तो दिखेगा नहीं, तो कर्व सरफेस दिखेगी इसकी और कर्व सरफेस ही दिखेगी हेमिस्फीयर की। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं CSA, आप पूरा लिखिएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA कैसे निकलता है, होता है आपका 2πr², है ना। तो 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, ठीक है ना, r², r कितना दिया हुआ है 3.5/2, है ना, डायमीटर था ना 3.5, 2 से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा रेडियस, तो ये लिख दिया, तो 2πr², ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करना सबको पता होगा, 2 × 22/7 इंटू ये हो जाएगा पॉइंट हटेगा अपॉन में 0, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, तो हो जाएगा 7/4 इंटू 7/4। जैसे सिंपली आप कैलकुलेशन करते हो वैसे आराम से करना है, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना, तो 11 टाइम्स ये चला गया, तो कितना आ गया 77/4 आ गया। समझ में आता है इतनी बात, ये आ गया। इसको हमने किस में लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, बिकॉज ऑफ दिस इज एरिया, है ना, एरिया ही तो है। अब हम लिखेंगे CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, है ना, CSA ऑफ कोन का CSA क्या होता है, वो होता है πRL। तो यहाँ पर कोन का L जो होता है वो स्लैंट हाइट होती है, ये होती है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी वो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा। स्लैंट हाइट निकलती है L = √h² + r², ये फॉर्मूला होता है L निकालने का। यहाँ पर √h², क्या इसकी वर्टिकल हाइट क्या है, ठीक है ना, इस कोन की वर्टिकल हाइट क्या है, कैसे पता चलेगा, देखो इसकी रेडियस जो है वो तो है 7/4, है ना, रेडियस जो है वो कितनी है 7/4, अभी हमने निकाला, रेडियस कितनी है इसकी 7/4, तो ये इधर भी होगी, ये ऊपर भी होगी ऐसे 7/4, समझ में आती है बात। तो टोटल 5 है, ये कितना बचेगा, वर्टिकल हाइट कितनी बचेगी, आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी बचेगी 5 - 7/4, ये कितना हो जाएगा। आप इसको एलसीएम से सॉल्व करोगे, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 13/4। समझ में आती है इतनी बात, 13/4 आ गई, वर्टिकल हाइट कितनी आ गई 13/4, ये है, ये किसकी है, कोन की वर्टिकल हाइट। रेडियस तो वही होगी 7/4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाई इंटू रेडियस लिखा 7/4, पाई को भी हम लिख देते हैं 22/7, ठीक है, ये लिख लिया हमने, और इंटू में πRL, L आपका आएगा, यहाँ से निकाल के लिख दीजिए, हाइट आपकी अभी कितनी आई है 13/4, रेडियस कितना था 7/4, तो इसको जब आप स्क्वायर में लिखोगे ना, इसको स्क्वायर में लिखोगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 169/16 प्लस 49/16, और ये रूट में होगा, ये 225 आएगा कि नहीं, तो 225 15 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16 का तो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, ठीक है ना। अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 165/4, 2 ज़ा 8 आ जाएगा ना, ये 8 आ गया, समझ में आ गई इतनी चीज़। अब ये CSA ऑफ कौन है, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर है, दोनों को ऐड कर लोगे आपको पता चल जाएगा कितने एरिया पे उसको कलर करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जगह कम है इसकी वजह से, जगह कम नहीं है बट यहीं पर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। एरिया ही हैज़ टू कलर विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, 77/4 लिखा हुआ है, प्लस में
165/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ताकि ये लाइक फ्रैक्शन में तभी ऐड होगा। ठीक है, 154 प्लस 165/8 ये आ गया। इसके इक्वल टू में लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कितना आएगा 9। ठीक है, इतना आ गया अपॉन में 8। ठीक है, इतना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा, ये आंसर डाल दीजिएगा ऐसे। ठीक है ना, इतना आंसर आ जाएगा आपके सामने। समझ में आती है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जाके पूछिए। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में श्योर शॉर्ट आएगा, आप अभी से लिख के ले लो। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मतलब √3 की जगह पे √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, बट क्वेश्चन यही होगा। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में करना बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 2-4 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले √3 को रैशनल ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। पहले हम इसे रैशनल मानेंगे, फिर कुछ ऐसा केस आएगा जो हमारे एजम्पशन को ही गलत बताएगा। और अगर हमारा एजम्पशन गलत है, जो कि हमने रैशनल माना था, तो ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूव हो गया, है ना। मैंने पहले बोला रैशनल है, माना, ठीक है, फिर लास्ट में कुछ ऐसा केस आया कि जो बता रहा है कि हमने जो माना है वो गलत है, तो रैशनल नहीं है, मतलब इरेशनल हो गया ऑटोमेटिकली। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। ठीक है ना, लेट अज्यूम, ठीक है, टू अ कंट्रेरी। ठीक है, थोड़ी सी फैंसी लाइन है जो आपको लिखनी पड़ेगी। टू अ कंट्रेरी दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक कंट्रेरी के लिए हमने यहाँ पर इसको रैशनल मान लिया थोड़ी देर के लिए, रैशनल नंबर। Then if √3 is a rational number, then this can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, है ना। p and q are integers and q is not equal to 0. Let p and q are co-prime। ठीक है, ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है तो एक केस ऐसा आता है जब उसके पास उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 के अलावा कोई नहीं रह जाता है, मतलब उसका HCF 1 रह जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 14/28। ठीक है ना, तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, 7 सॉरी ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 14 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 14 1 14, 14 2 28, तो 1/2 आ गया। अब 1 और 2 का जो हम अगर देख रहे हैं HCF, तो 1 आ रहा है, मतलब 1 एंड 2 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जैसे यहाँ पर लिख दिया 5/7, इसके पास भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ केस है, ठीक है, कि P एंड Q को हमने क्या मान लिया, को प्राइम। तो अगर P एंड Q को प्राइम है तो उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, है ना। तो अब लास्ट में क्या दिखा देंगे कि इसके पास कॉमन फैक्टर है, और अगर है तो हमारा जो असम्पशन है वो गलत है तो मतलब इरेशनल हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट हटाने के लिए यही करते हैं, तो दिमाग में रखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्क्वायर किया तो √3 से मतलब रूट हट गया, यहाँ आ गया p²/q²। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम q² इधर ले आए और 3 को नीचे लिख दें, p²/3। इससे क्या मीनिंग समझ आ रही है कि व्हेन p² गेट्स डिवाइडेड बाई 3 देन इट विल गिव q² एज क्वोशंट, है ना। q² आपको आंसर मिलेगा अगर आप p² में 3 से डिवाइड करोगे। एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन यही बता रही है। ठीक है ना, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि p² में 3 से डिवाइड करो, q² मिलेगा। सिंस q इज एन इंटीजर, है ना, देन q² विल आल्सो बी एन इंटीजर, इट मींस p² इज डिविजिबल बाई 3, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस p² इज डिविजिबल बाई 3, है ना, इज डिविजिबल बाई 3, therefore p will also be divisible by 3। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, p भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अगर p² डिविजिबल है तो p भी हो जाएगा। देन इफ p is divisible by 3 then we are dividing p by 3 and we are getting k as
रिजल्ट है ना, इट इज इंटीजर, सम इंटीजर है ना। डिविजिबल है मतलब इंटीजर देगा, डिविजिबल नहीं होता मतलब पॉइंट में आने लगता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर p की जगह पर हम लिख देंगे 3k, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3k का स्क्वायर, ये आ गया अपॉन में 3, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 3, तो आ जाएगा 3k स्क्वायर ना, तो 3 जो आएगा यहाँ पर 9/3 इज 3 है ना, तो 3 इधर ले लेंगे हम, क्यू स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पर फिर से वही रिजल्ट आ गया, k इंटीजर था, k स्क्वायर भी इंटीजर है, मतलब क्यू स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो k स्क्वायर मिल रहा है। ये बात समझ में आती है। देयरफॉर सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, वही लाइन फिर से यहाँ पर चिपका देना है, देयरफॉर क्यू विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बट हमने क्या माना था कि P एंड Q को प्राइम है, मतलब उसके पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, बट यहाँ पर तो 3 से दोनों डिविजिबल आ रहे हैं, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, सो P एंड Q को प्राइम कैसे हुए, तो को प्राइम नहीं हो पाए, है ना। तो इसका मतलब बट वी assumed earlier that P and Q are co-prime, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप्स में जो आप लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ, आवर एजम्पशन रॉन्ग, therefore under root 3 is an irrational number। प्रूव हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको लिख के आना है पेपर में, और आप प्रिपेयर करो ऐसे, आपको मैं थोड़ा आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपका कल ही पेपर है, नहीं तो मैं फास्ट भी बता सकता था, ठीक है, समझ में आ गया ना। P एंड Q को कोप्राइम बोला था, बट यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत है, ठीक है, इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, और आने का चांस बहुत ज़्यादा है, 5 मार्क्स में आएगा, जब भी आएगा 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, क्या होती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में पहले बोलता हूँ फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए, दैट इज, ठीक है ना, डिवाइडिंग द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, उसी ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स को अगर वो डिवाइड भी कर रही है तो वो उन अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, दिस इज व्हाट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स, है ना। समझ में आ गई बात कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and that line divides the other 2 sides of that triangle, then that line will divide the sides in same ratio, है ना। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वी आर हैविंग अ ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा बनाते तो और अच्छे समझ में आएगा। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to cut other 2 sides, then that line divides the sides in same ratio, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये इस साइड BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है, लाइन DE इज पैरेलल टू BC, और वो लाइन ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स को कट करते हुए भी जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पैरेलल खींचना है तो हम ऐसे बाहर खींच दें या हम ऊपर से खींच दें, उसकी अदर 2 साइड्स को डिवाइड भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिवाइड भी कर रही है, कट कर रही है, तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यही प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, ABC में ऐसा कुछ दिया है, प्रूफ क्या करना है ना, प्रूफ क्या करना है, ये भी लिखना पड़ेगा ना, प्रूफ आपको करना है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो कि सेम रेशियो में डिवाइड करने का क्या मतलब है,
तो प्रूव करना है आपको ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? तो कैसे प्रूव होगा कि ये जो दिया हुआ है ए डी एंड डी बी, ये सब चीज़ें आपको देखने से पता चल रही, बट कैसे आएगा? किसी इक्वेशन में किसी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, ए डी इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो किसी भी इक्वेशन में ट्रायंगल की साइड्स कैसे आती है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से आती है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रायंगल की साइड्स कंटेन होती हैं इन एन इक्वेशन, है ना, किसी इक्वेशन में मिलती हैं। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को जाना पड़ेगा, तभी हमको साइड्स मिलेगी किन्हीं इक्वेशन में। ठीक है, किन्हीं इक्वेशन में मान लो 2-3 इक्वेशन बन रही है, जिसमें एक में ए डी मिल रही है, दूसरे में बी डी मिल रही है, तीसरे में सी ई मिल रही है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ए डी अपॉन डी बी ये सब ला पाएंगे। तो बात समझ में आती है आपको? तो एरिया जब भी लगाओगे किसी ट्रायंगल का तो आपको एल्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बेस से साइड से काम नहीं चलता है। समझ में आती है बात? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम दे देंगे n। ठीक है, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम हम दे देंगे m। ठीक है, ये हमने ऐसे नाम दे दिया। अब सिंस हमको BD भी चाहिए, BD भी चाहिए, तो BD इज नॉट अ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, तो जस्ट मेक दैट ट्रायंगल, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में मिलेगी साइड और ट्रायंगल ही नहीं है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर लो। यहाँ पे हमने फॉर्म कर लिया ऐसे, ऐसे इसमें भी फॉर्म कर लो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके सामने डायग्राम कंप्लीट हो गया है, और स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी आपको कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो। ठीक है, स्टेटमेंट तो अभी हम लिख देंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी, है ना, एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई। नाउ जॉइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, इनको ज्वाइन भी करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? प्रूफ कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्टेटमेंट अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, वैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पर स्टेटमेंट अभी लिख दूंगा। पहले प्रूफ देख लो, कैसे प्रूफ करोगे। तो ए डी हमको साइड मिलेगी इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मतलब ए डी हमें मिलेगा ट्रायंगल ए डी ई की एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हमने लिखा, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो ए डी इज बेस बिकॉज वी वांट ए डी, है ना, तो ए डी मिल गया, और ई एन पर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है तो ई एन लिख दिया, पहला मान लिया। नाउ आई वांट डी बी ऑल्सो, है ना, हमें डी बी भी चाहिए, तो डी बी इज द बेस ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई एरिया, बी डी ई का एरिया जब निकालोगे तो आपको बी डी मिलेगा उसमें साइड, है ना, तो बी डी लिख दिया, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ई एन ही होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी ई एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका भी एल्टीट्यूड ई एन ही है, इसको साइड को एक्सटेंड किया गया है और उस पर एक एल्टीट्यूड गिरा है ना, तो ई एन ही लिख दोगे यहाँ पर। अब जैसे ही आप देखने से पता चला ई एन सेम है, हाफ हाफ भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ए डी बाई बी डी आ जाएगा, एल एच एस आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो समझ में आता था वो करते जाओ, डिवाइडिंग 1/2। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ए डी बाई बी डी आ जाएगा। समझ में आती है बात? इतनी बात क्लियर है? जैसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली आपको दूसरे साइड भी करना है, बिकॉज आई वॉन्ट ए ई एंड ई सी ऑल्सो। ठीक है, तो सेम काम यही करना है। मैं इधर की चीज़ें इरेज कर देता हूँ, वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, चाहो तो आप इससे नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन फिर उसके बाद वो करना। ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये सी पॉइंट था। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। दोबारा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट ए ई ऑल्सो, है ना, बिकॉज ऑफ प्रूफ दैट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें ए ई भी है, ई सी भी है, तो वो भी लाना पड़ेगा ना। तो हाफ इंटू, अब मैं दूसरी बेस यूज कर रहा हूँ, ए डी ई सेम ट्रायंगल का, ए ई इंटू
DM, ठीक है, ये यूज़ किया। इसे थर्ड तक हो गया था, इसे 4 मान लो, इसे 4 मान लो, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, CDE भी ले लिया हमने, ए हाफ इंटू CE इंटू DM, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है ना। फिफ्थ इक्वेशन, डिवाइडिंग 4/5, डिवाइडिंग 4/5, ठीक है। तो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AE/CE आया कि नहीं, बोलो, ये आ गया सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। सिक्स्थ इक्वेशन आ गया। अब नाउ तुम थर्ड को देखो और सिक्स को देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? देखो LHSS देखो ध्यान से, न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ AD दोनों इक्वेशंस में सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। CDE लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ध्यान से देखो, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है, आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस लाई करते हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगल्स दैट आर लाइंग ऑन सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल, विल ऑलवेज बी इक्वल, है ना। उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ विच रीजन? ट्रायंगल्स lying on same base and between same parallels, ठीक है। मैं थोड़े एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ टू रिड्यूस टाइम, है ना। between same parallels, parallels मतलब parallel lines, ठीक है ना। तो इसे आप 7th इक्वेशन मान लो। अब तुम लिखो 3, 4, 3, 6 एंड 7 फ्रॉम, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, पहला स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रॉम 3rd, 6th एंड 7th, ठीक है। इससे जब आप देखोगे तो आपको देखने को पता चला कि डिनोमिनेटर भी तो सेम ही हो गया ना, LHSS सेम हो गया, मतलब RHSS भी सेम हो गए। तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर देना AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे भी जा सकता था, बट आपको फिर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पाती क्योंकि डायग्राम आपसे हट जाता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, वो प्रूविंग था पूरा, आपने सीरियल वाइज सारे चीजें देख ली है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है ना, parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। of a triangle to cut the other two sides, other two sides, then that line divides the sides in same ratio, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट भी हो गया, सब चीज़ हो गई, और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन, है ना। अ यूनिफॉर्म स्पीड बोला है ना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में यही कीवर्ड है। यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होगा अगर, तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात समझ में आ गई। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो समझ में आ रहा है वो बनाते रहो, ठीक है ना। A straight highway leads to the foot of a tower. स्ट्रेट हाईवे है, किसी टावर के फुट तक पहुंचता है, ऐसे समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने टावर भी लिख दिया है,
अब क्या है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, टावर के टॉप पे कोई आदमी है, खड़ा है, ठीक है ना, अब उसके पास कोई काम तो है नहीं, तो वो क्या कर रहा है, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि कार मूव कर रही है टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, इट इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, है ना। तो यहां पर ये कार ऐसे चल रही है, तो एट दैट इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, है ना, पहले 30 डिग्री था, समझ में आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो गया 30 डिग्री। नाउ इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, फुट ऑफ द टावर की तरफ बढ़ता है, मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द प्रीवियस केस, है ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अब पास में आ गया है ना, तो ये 60 डिग्री बोला है। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये केस जरूर बनाना है, ये नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब नीचे की साइड देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए, 30 डिग्री ये, 60 डिग्री ये। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से फूट तक पहुंचने में कितना समय लेगा, और इतना और बताया है कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का समय ले रहा है, 6 सेकंड्स का समय लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब मान लो नाम दे दे ए से बी तक आने में कितना समय लिया है, 6 सेकंड्स का, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो कह रहा है कि बीसी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आपको ये समझना है कि बीसी जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, ए बी जो डिस्टेंस है उसका बीसी कितना पार्ट है, हाफ है, 1/3 है या ट्वाइस है, ये पता करना पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँ कि आप अपने स्कूल जाते हो तो आपको कुछ किलोमीटर चलना पड़ता होगा, और सेम स्पीड से अगर आप अपने स्कूल से डबल डिस्टेंस पे जाओगे तो टाइम डबल लग जाएगा ना, स्कूल जितनी भी डिस्टेंस पे था उसका डबल अगर डिस्टेंस है तो टाइम डबल हो जाएगा। मान लो 5 सेकंड में पहुंचते थे तो 10 सेकंड में पहुंचोगे, 5 मिनट में पहुंचते थे 10 मिनट में पहुंचोगे। बात समझ में आती है, अगर स्पीड सेम रखते हो तो वही यहाँ पर कीवर्ड है कि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, समझ में आ गई बात। तो हमको बस ये निकालना है कि ए बी और बी सी में क्या रिलेशन है, वी वॉन्ट द रिलेशन इन बिटवीन ए बी एंड बी सी, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, आपको बस याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं लाइट करना है, जस्ट आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। ये देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं, ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर एंगल्स है ना, ये 120 होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये 120 है 30, तो वो भी 30 हो गया। तो इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आपने ये पढ़ा है कि नहीं। तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, है ना, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, है ना। यहाँ पर देखो जो ए बी होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड, और इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड, ये उसी ट्रायंगल में बात होगी जिस ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखोगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल। नाम भी लिख दो, ए बी डी है ना ट्रायंगल का नाम, तो ए बी डी यहाँ पे लिख दिया। इक्वल एंगल्स क्यों है आप समझ रहे हो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब एनी हाउ ये नाम बी डी है, सॉरी, ठीक है ना, ये नाम कितना दिया हुआ है, ये बी डी दिया हुआ है, ये बी डी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू बी डी। समझ में आती है इतनी बात। अब यानी हो आप बी डी और बी सी में रिलेशन निकाल लो, तो ए बी और बी सी में आ गया कि नहीं रिलेशन, ए बी और बी डी इक्वल है, बी डी और बी सी में रिलेशन निकालो, बस बात बन गई। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 60, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए बी सी और बी डी में, तो 60 डिग्री के लिए बेस क्या है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cos 60, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 60, या ऊपर sin 60 भी लगा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो cos 60 हमने लिखा, तो बी सी आ जाएगा अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी, ठीक है।
तो बी डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ये cos 60 की वैल्यू थी 1/2 और यहाँ पे आ गया ए बी, है ना, नीचे था तो यहाँ पर आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो बी सी और ए बी में रिलेशन आ गया ना, बी सी इज हाफ ऑफ ए बी का हाफ है, तो मतलब डिस्टेंस आधी हो रही है तो समय भी आधा हो जाएगा, तो इट विल टेक 3 सेकेंड्स, है ना, इट विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द फूट ऑफ द टावर, फूट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आती है अपनी बात, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ठीक है, एक बोला जा रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, वी आर हैविंग अ सॉलिड सिलेंडर लाइक दिस, है ना। ठीक है, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी को हॉलो आउट किया जा रहा है। ठीक है, कॉनिकल कैविटी क्या होता है, मतलब जैसे ऐसे यहाँ पर एक कॉनिकल होल बना लिया गया लेट्स से, ठीक है ना, ऐसे ऑफ सेम डायमीटर एंड सेम हाइट, समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। जैसे वो वॉल्यूम अगर इसका फाइंड करना होता है इस रिमेनिंग सॉलिड का, तो इसमें करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करना पड़ता है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट बच्चे सरफेस एरिया निकालने में भी कर देते हैं। तो इसमें क्या गलती होती है, इसमें गलती ये हो जाती है कि जब आप सरफेस माइनस कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब भी सरफेस एरिया निकालना है तो आपका एक अप्रोच होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच होना चाहिए। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब आप उसको उस सॉलिड को पकड़े हुए हो, मान लो हाथ से, हाथ में पकड़े हुए हो और आप उसके सरफेस को देख रहे हो, सरफेस मतलब आउटर मोस्ट लेयर, बाहर से देख रहे हो तो कौन कौन सी लेयर दिख रही है, कैसी सरफेसेस दिख रही है, किन किन सॉलिड की सरफेसेस दिख रही है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो मान लो ये इस सॉलिड को तुमने हाथ में लिया है तो आपको कौन कौन सी सरफेसेस दिखेंगी, एक तो कर्व सरफेस दिखेगी सिलेंडर की, एक ये फ्लैट सरफेस दिखेगी, फ्लैट सर्कुलर सरफेस दिखेगी सिलेंडर की, है ना, नीचे से तो नहीं गायब हुआ है ना, ऊपर से गायब हुआ है, नीचे से दिखेगा, बेस दिखेगा, सर्कुलर बेस दिखेगा, और क्या दिखेगा, कर्व सरफेस दिखेगा, कोन का कर्व सरफेस भी दिखेगा। ठीक है, तो इन सब के एरियाज को निकाल कर ऐड कर लो, बस बात बन गई, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा, हम निकालेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस हो रहा है यहाँ पर, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ये हम निकाल देंगे, समझ में आ गई बात। तो डायमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दी हुई है 1.4, तो हो जाएगी 0.7, है ना, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7, इतनी हो गई 0.7, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 2.4, है ना, ये दिया हुआ है ना, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया, तो इतना काम करना है। CSA ऑफ कोन निकालने के लिए पाई RL लगता है, तो पाई पता है आपको, है ना, पाई पता है, R कितना है वो भी पता है 0.7, L नहीं पता है तो L को निकालना पड़ेगा। L कैसे निकलता है ना, ये वर्टिकल हाइट दी हुई है ना, स्लैंट हाइट चाहिए, तो L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 576 होता है ना, प्लस ये होता है 49, 7 7 49, ये रूट निकाला। ये पॉइंट कैसा लग रहा है, सबको समझ में आता है, पॉइंट तो डिजिट पहले आएगा, पॉइंट तो डिजिट पहले आएगा, यहाँ पर आ गया, ये होता है फॉर्मूला, इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 6.25, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5, समझ में आती है बात, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा, समझ में आता है। स्क्वायर करेंगे जब तो पॉइंट 2 डिजिट पहले आएगा, तो 2 डिजिट पहले दिया है वैसा एज्यूम कर लो, या पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लो, फिर सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर है। L कितना आ गया 2.5, ये लिख दिया, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है तो 2 पाई लिख दिया,
R यहाँ पर भी 0.7 है, H लिख दिया, H कितना है 2.4 है, ये लिख दिया। ठीक है, हाइट तो कोन की सिलेंडर की जब रखोगे तो वर्टिकल हाइट होगी ना, वही वाली, उसमें थोड़ी स्लैंट हाइट होती है कि एच एल रख दो, गलती मत करना। ठीक है, पाई लिख दिया। फिर क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 0.7, तो पाई आर स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर। पाई तीनों जगह पे है, आप चाहो तो कॉमन ले लो। ठीक है, सिर्फ पाई ही कॉमन ले लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 0.7 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 2.4 इंटू 0.7 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ एक चीज़ ये गलत हो रही कि मैंने प्लस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ प्लस लिखना है ऐसे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, सिर्फ पाई गायब हुआ है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ठीक है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर 22/7 यहाँ पे रख देना वैल्यू 22/7 और आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, इतने आप कैपेबल हो, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आप उसको आंसर लिख देना जो भी सॉल्व होने पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मीन मीडियन मोड से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना। तो कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप, मोर देन टाइप का दिया हुआ है, तो इसको सिंपल ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना है इसे। यहाँ लिखोगे क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखा जाएगी, यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 5 लिखा है, तो यहाँ पर तुम लिख लो 5 to 10। ठीक है, 5 की गैपिंग है इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया 5 to 10। अब हम क्या फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, देखो इनको कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये जो नंबर ऑफ सॉफ्ट लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस ग्रुप डेटा की जो 5 to 10 क्लास इंटरवल है उसके लिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो 2 आ गया, ऐसे ही 10 to 15 लिख लो, 15 to 20 लिख लो, 20 to 25 लिख लो, ऐसा डेटा दे सकता है। 25 to 30 लिख लो। ठीक है, कहाँ तक गया है, 35 तक गया है ना, तो यहाँ पर 30 to 35 लिख लो। ठीक है ना, और 35 to 40 लिख लो। ठीक है ना, इतना जाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? तो यहां से सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, 28 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 28 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 12 आएगा ना, तो 12 लिख दो। फिर उसके नीचे वाले टर्म्स में इसमें माइनस करो, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दो। फिर इसमें माइनस करो, 4 आएगा, 4 लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें माइनस करो, कितना आएगा, 3। ठीक है ना, फिर इसमें माइनस करो तो कितना आएगा, 4। फिर इसमें लास्ट में 3 बचा। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो जस्ट ऊपर और नीचे को माइनस करते जाओ, सामने लिखते जाओ। इसको माइनस किया, जो आया लिख दिया, इसको माइनस किया, पहले इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर ऐसे करके माइनस करते गए और आप लिखते गए सामने। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा क्लास इंटरवल। अब क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, आपको मीडियन प्रॉफिट फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर मीडियन निकालना पड़ेगा ना, जो सम है वो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, है ना। n जो आ गया 30 आ गया। इवन के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लो कि n/2, यहाँ पर लिखते हैं n/2 सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15th टर्म, है ना। 15th टर्म कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखो, इसको समझना पड़ेगा ना। CF यहाँ पे निकाल लो ऑफ लेस देन टाइप, है ना। तो 2, 14, 16, 20, 23, 27, 30। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसमें ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, ऐसे करते गए और नीचे लिखते गए। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 15th टर्म आपको दिख रहा है, तो 15 इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे ये थर्ड वाला आ गया। ठीक है, इसमें ये जो थर्ड में नंबर पे दिख रहा है यही आपके सामने आ गया। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है सब चीज़। अब यहाँ पे L क्या है, L ये है, ठीक है ना। फिर N क्या है, N तो आपको पता है, ठीक है ना। फिर CF क्या है, CF ये होता है,
ये सी एफ है, ये एफ है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करके आप वैल्यू निकाल, आंसर निकाल लोगे और आपका सब काम चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एच आपका क्लास साइज है 5 होगा, ठीक है, समझ गए होगे आप, और आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछें, हम लोग उसे तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए